हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 8 जनवरी 2023। आज है 8 जनवरी और हम लोग देखेंगे 8 जनवरी के द हिंदू की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और इसकी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। तो चलिए, जो द हिंदू पेपर में इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम लोग उनको एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है ये है रूट्स कनेक्ट अ मेघालय विलेज। क्या मतलब हुआ है इसका? मेघालय विलेज में जो है मेघालय विलेजेस को क्या चीज़ कनेक्ट कर रहा है? रूट्स कनेक्ट कर रहा है। जो बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट जो है ना, ये आपको जो इमेज में भी दिखाई जा रही है ये रूट्स का है। ये जो रूट्स है ये क्या करती है, कोई भी स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम या फिर रिवर या फिर कुछ जो वाटर बॉडी जो एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट को कनेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे कोई ब्रिजेज वगैरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो डेवलपमेंट नहीं की जाती है। ये दो ट्रीज, एक ट्रीज इस साइड रहता है, एक ट्रीज इस साइड रहता है, इन दोनों के रूट्स को कनेक्ट करके यहाँ पे ब्रिजेस बनाए जाते हैं। इसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो है ये बनाए जाते हैं जो रबर ट्रीज होते हैं उनके ट्रीज से रूट्स ब्रिजेस बनाए जाते हैं जो कि ग्रो किए जाते हैं मेघालय में। इसे हम लोग जो लोकल भाषा में कहते हैं ये कहते हैं जिंग किंग गिरी। लोकल भाषा में जो ये इसको रूट्स को कहते हैं जिंग किंग गिरी। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे पे फैक्ट्स अबाउट लिविंग रूट्स ब्रिज। क्या क्या फैक्ट्स हैं इसके? द लिविंग रूट ब्रिज आर मेड फ्रॉम द रबर ट्री रूट्स। जो बनाए जाते हैं रबड़ के पेड़ के जड़ों से बनाए जाते हैं ये लिविंग ट्री रूट। इसे हम लोग जो साइंटिफिक नेम है इसका ये क्या है? फिकस एलास्टिका ट्रीज। फिकस एलास्टिका ये इसका जो रबर ट्री है इसका साइंटिफिक नेम है। एग्जाम में कई बार साइंटिफिक नाम भी पूछे जाते हैं और आपको साइंटिफिक नाम भी याद होने चाहिए। कहता है वर्ल्ड फेमस। अगर हम टूरिस्ट, इसमें जो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होता है, टूरिस्ट लोग घूमने भी के लिए भी आते हैं, लाइव रूट्स ब्रिज को देखने के लिए भी आते हैं। वर्ल्ड फेमस जो है ये रिवई रूट ब्रिज जो कि कहाँ पे है? शिलोंग में। दूसरा है उमसियांग डबल डेकर ब्रिज। ये कहाँ पे है? चेरापूंजी, जहाँ पे आप लोग सुने होंगे कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होती है चेरापूंजी में। ये था रूट्स ब्रिज के बारे में। इसके अलावे जो रूट्स ब्रिजेज हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जो वेस्ट जयंतिया हिल्स है, हिल्स डिस्ट्रिक्ट है, खासी हिल डिस्ट्रिक्ट है, ये पाए जाते हैं। ये था रूट्स ब्रिज के आर्टिकल। इसके साथ साथ होता क्या नहीं कि ये रूट्स ब्रिज जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये बढ़ते जाते हैं। यानी कि शुरुआत में तो ये कनेक्ट हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे इसका समय बढ़ता है, जैसे जैसे ये पुराना होता है उतना मजबूत ये ब्रिज होते जाता है। लेकिन जो हमारे आर्टिफिशियल ब्रिजेज होते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित ब्रिजेज होते हैं, वो क्या होता है? जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसका जो मजबूती है, स्ट्रांगनेस है, वो घटते जाएगा। लेकिन ये रूट ब्रिज का क्या होगा? बढ़ते जाता है। यही छोटा सा फंडा है इसमें। बस आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही होगी ये है लद्दाख में जो आउटफिट्स है हार्ड एंड स्टैंड ऑन स्टेट डिमांड। बेसिकली हुआ क्या, कल या परसों मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, वो किया था जो काउंसिल है उसके बारे में आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि लद्दाख जो है ये भी अपना जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की डिमांड कर रहा है। इसके लिए कमेटी बनाई गई है होम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। उसके जो हेड है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये ले एपेक्स बॉडी के लीडर और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर, ये दोनों जो लीडर है ये इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। इनका कहना है कि नहीं, हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमें जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का दर्जा है वो हमें चाहिए। इस कारण से ये मना कर दिया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ये न्यूज़ में बना रहा है। और ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता क्या है? अभी 4 राज्यों को बेसिकली प्रोवाइड कराया गया है। आपको नाम याद रखना है ATM, देन अगेन ATM-M। ATM-M मतलब क्या हुआ? A से आसाम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और M से मेघालय। ये ATM-M मतलब हुआ। इन चारों राज्यों में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का स्टेटस मिला हुआ है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा वेस्ट बंगाल में मेजल्स और रूबेला के लिए जो वैक्सीन है वो स्टार्ट हो गया है मंडे से, स्टार्ट होगा मंडे से। मेसल्स और रूबेला जो डिजीज़ है इसके लिए वैक्सीन जो आती है उसे हम लोग कहते हैं MR वैक्सीन, मेसल्स रूबेला वैक्सीन। इन दोनों का एक ही वैक्सीन होता है। ये वेस्ट बंगाल में मंडे से देना प्रारंभ हो जाएगा। बेसिकली मेसल्स और रूबेला डिजीज़ होते क्या हैं, चलिए इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में जो इससे रिलेटेड कोई
इस न्यूज़ से रिलेटेड एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्वेश्चन आएंगे इसके स्टैटिक पार्ट से एग्जाम में, तो हम लोग स्टैटिक पार्ट पढ़ते हैं। मेसल्स क्या होता है बेसिकली, मेसल्स को हम रूबीओला भी कहते हैं। एक होता है रूबेला, RUBELLA, ये नहीं, रूबीओला OLA, मेजल्स को हम लोग ये कहते हैं। जो कि एक मेजल्स क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि सीरियस होता है कि इसमें स्मॉल चिल्ड्रंस में, बच्चों पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। ये मेसल्स जो डिजीज ये जो वायरस है बच्चों पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, और ये प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीन से। ये जो डिजीज़ है स्प्रेड होता है किन चीज़ों से, एयर से, रेस्पिरेटरी जो ड्रॉपलेट्स है, जो भी छींकते वगैरह है, या स्नीजिंग या कफिंग से ये फैल जाता है मीसल्स के जो वायरस हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये जो मीसल्स है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफ़र जो होते हैं उसे ही हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। और एक होता है दूसरा टाइप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, इसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। मीजल तो हो गया, आप जानते हैं रूबेला के बारे में। रूबेला क्या होता है, रूबेला को हम लोग जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, जर्मन मीजल्स या फिर 3 डे मीजल्स, क्योंकि ये 3 दिनों तक रहता है रूबेला, इस कारण से 3 डे मीजल्स या जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। ये एक कॉन्टेजियस वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर हम लोग। केरला के अंदर क्या हुआ है, केरला के अंदर जो है डायग्नोस्टिक स्टडीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। क्यों, क्योंकि बर्ड फ्लू वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। जो एवियन फ्लू है, बर्ड फ्लू एवियन फ्लू एक ही चीज़ हुआ, ये फैलता जा रहा है। अभी हाल ही में क्या हुआ, अल्पुया जो डिस्ट्रिक्ट है, अलपुजा लिखा जाता है लेकिन इसको प्रोनाउंस अल्पुया किया जाता है। इसमें 172 जो डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स है, जो पालतू बर्ड्स है, उसको मारा गया, क्योंकि इसमें एवियन फ्लू नामक जो वायरस है वो पाया गया था। और इस कारण से होता क्या है कि एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू जो वायरस होता है ये एक बर्ड से दूसरे बर्ड में फैलते जाता है, बर्ड टू बर्ड ट्रांसफर होते जाता है, जिस कारण से इसे मारना पड़ता है। इसका कोई इलाज नहीं है, इस कारण से इसे मारा जाता है। बर्ड टू ह्यूमन भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जो बर्ड को कल्ली सेक किया जा रहा है, यानी कि कल किया जा रहा है, बड़ी मात्रा में मारा जा रहा है। तो मारने वाली जो पर्सन है ये बिल्कुल पूरा अपने आप को सिक्योर किए हुए है, क्योंकि बर्ड से फिर ह्यूमन में भी ये जो वायरस है ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बट ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होता है। ये केस भी देखने को मिला है। ये बर्ड फ्लू या फिर एवियन फ्लू इसे हम लोग कह सकते हैं। ये बेसिकली होता क्या है कि बर्ड फ्लू जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। बर्ड फ्लू होता क्या है। बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू रेफर्स टू अ डिजीज काउज्ड बाय इन्फेक्शन विद एवियन। एवियन मतलब ही होता है बर्ड, AVIAN, एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस। ये बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है, एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस से होने वाली बीमारी का नाम है, सिंपल। अब क्या होता है, ये जो वायरस है नेचुरली स्प्रेड होते हैं किसमें, वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स में वर्ल्ड वाइड, एंड कैन इन्फेक्ट डोमेस्टिक पोल्ट्री एंड अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स स्पेसीज। और ये जो इसका जो प्रभाव है ये ज़्यादातर किस में होता है, जो डोमेस्टिक पोल्ट्री होते हैं उसमें होता है, यानी कि मुर्गों में ज़्यादा इसका प्रभाव देखा जाता है, किसका, बर्ड फ्लू का। इसलिए इसको बड़ी मात्रा में यहाँ पे मारा गया है। कल मतलब होता है मारना, बेसिकली CULL, कल मतलब होता है एक बड़ी मात्रा में पशुओं को मारना। टू किल अ नंबर ऑफ एनिमल्स इन ग्रुप टू प्रिवेंट द ग्रुप फ्रॉम बिकमिंग टू लार्ज। ग्रुप बड़े होने से रोकने के लिए मारना उसे, या फिर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन आइडियाज एटसेट्रा फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगहों से आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन को जमा करना ही कल कहलाता है, CULL, कल। ये आर्टिकल था केरला से रिलेटेड। केरला में आपको एक जो रामसर साइट्स है इसके बारे में भी चर्चाएं की गई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। यहाँ लिखा हुआ, द कुट्टानाड एरिया रामसर साइट इज अंडर कांस्टेंट थ्रेट ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा। ये जो कुट्टानाड एरिया जो है, कुट्टानाड रामसर साइट, इसमें भी एवियन इन्फ्लुएंजा का थ्रेट देखा गया है, इसका डर देखा गया है। 80% से ज़्यादा डक पॉपुलेशन यहाँ पे पाया जाता है। ये इसके में भी एवियन इन्फ्लुएंजा का डर बना हुआ है। Investigations are required on the whether contaminated occurs through soil, water. We need to check whether this is change salinity and pH of water and soil over the period. ये नहीं पढ़ना हमको। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा
फूड सेफ्टी से रिलेटेड हुआ क्या है, केरला में 2 गर्ल्स जो है उनकी डेथ हो चुकी है। क्यों डेथ हो चुकी है? फूड पॉइजनिंग के कारण। जो गलत खाना है, पॉइजन फूड है, उसको खाने के कारण इनकी डेथ हो चुकी है। क्या हुई है? फूड पॉइजनिंग। चलिए हम लोग फूड पॉइजनिंग के बारे में ही देखेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी ये जो आर्टिकल है इसके बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। ये जो ईटरी है वहाँ से ऑर्डर करके फूड मंगाए और इसे खाए। क्या फूड मंगाए थे? फूड जो मंगाया गया था ये था सावरमा फूड को मंगा के इसे खाया गया था इन लड़कियों के द्वारा। अब क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद जो केरला के हेल्थ मिनिस्टर है, इन्होंने डायरेक्ट किया है कि डेथ क्यों होती है इसके कारण पे ज़रूर इसके कारण पे इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए और इसके कारण का पता लगाना चाहिए। तो कारण का पता लगा कि ये जो डेथ हुआ था ये पॉइजन फूड खाने के कारण हुआ था। तो पॉइजन फूड क्या होता है, चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पॉइजन फूड क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होता है क्या? फूड पॉइजनिंग कैन काउज्ड बाय द फ्लोइंग 3 फैक्टर्स। 3 चीज़ों के कारण फूड पॉइजनिंग हो सकता है। एक बैक्टीरिया, वायरस और एक जो पैरासाइट्स होते हैं, इसके कारण फूड पॉइजनिंग हो सकता है। बैक्टीरिया किन चीज़ों, कौन से बैक्टीरिया के कारण फूड पॉइजनिंग होता है? जो सेल्मेनोला बैक्टीरिया है, इसके कारण फूड पॉइजनिंग हो सकता है। यूएस कैम्पेलोबाइटर बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। कोलोस्ट्रोडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है कौन से बैक्टीरिया के कारण फूड पॉइजनिंग होता है, तो आपको इन तीनों बैक्टीरिया के नाम याद होने चाहिए। क्या क्या नाम है, एक बार फिर से बोल देता हूँ। सेल्मोनेला बैक्टीरिया, कैम्पेलोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, इन सारे बैक्टीरिया के कारण फूड पॉइजनिंग होता है। इसके साथ साथ आगे भी हम लोग बढ़ते हैं। वायरस कौन से वायरस से होता है फूड पॉइजनिंग? बेसिकली जो वायरस है ना, वो जो नोडो वायरस है, सेपो वायरस है और रोटा वायरस है, इन तीनों वायरस और इसके साथ साथ एस्टो वायरस के कारण फूड पॉइजनिंग देखा गया है। वर्सप्रूफ फैटल हैबिट। इसके साथ साथ जो पैरासाइट्स है, कौन कौन से पैरासाइट्स के कारण फूड पॉइजनिंग होता है? टैक्सोप्लाज्मा जो कि कॉमन काउज है फूड पॉइजनिंग का, कैन बी फाउंड इन कैट लिटर बॉक्सेस। कैट लिटर बॉक्सेस कहाँ होते हैं? जहाँ पे जो कैट्स होते हैं यूरिनेट करते हैं, कैट्स डॉग्स उन बॉक्स में यूरिनेट करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड कैट लिटर बॉक्सेस। इसमें ये जो पैरासाइट है टोक्सोप्लाज्मा पाया जाता है, उसका कारण पॉइजनिंग होती है, फूड पॉइजनिंग। तो काफ़ी संभल के रहिएगा, फूड पॉइजनिंग काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है। इधर आंध्र प्रदेश में भी फूड पॉइजनिंग से डेथ हुआ था। तो फूड पॉइजनिंग बहुत काफ़ी जो विकराल रूप है ये लेते जा रहा है। तो बाहर का खाना हो सके तो नेगलेक्ट ही कीजिएगा। बाहर का खाना जितना कम खाइएगा उतना ही अच्छा रहेगा। जो जंक फूड है ना, हमारी बॉडी को बिल्कुल एकदम ख़राब करके रख देती है। हमारी जो मानसिक क्षमता है, फिर सोचने की क्षमता, बेसिकली मेंटल एबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म करके रख देती है। सो प्लीज़ अवॉइड जंक फूड। हो सकती है 2 सप्ताह 3 सप्ताह में एक बार खा लो, बट डोंट ट्राई टू ईट इट डेली बेसिस। सो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे हम लोग। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। क्या हुआ है? इलेक्शन कमीशन, अब जो आपका वोटर आईडी कार्ड है, ये आप डिजिटल वोटर आईडी कार्ड भी थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन का रिप्लाई आया कि 1% से भी कम लोगों ने रजिस्टर्ड वोटर्स जो है वो डाउनलोड किया है डिजिटल वोटर आईडी कार्ड। क्या होता है ये डिजिटल वोटर आईडी कार्ड? इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कहा जाएगा इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड, EPIC इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड। ये डाउनलोड, ये जो डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है ये है। अब क्या होता है, जो बाकी तो कुछ इसमें हम इम्पोर्टेंट है नहीं, कुछ डेटा दिए हुए जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इरेलेवेंट है। अब यहाँ पे RTI मोस्ट वोटर्स डू नॉट हैव अ यूनिक मोबाइल नंबर, यहाँ पे कैसे इसको डाउनलोड करना है उसके बारे में प्रोसेस दिया हुआ है कि अगर यूनिक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं तो उसको पहले रजिस्टर्ड करना, देन वेबसाइट पे आके फिर से डाउनलोड करना है। आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे डाउनलोड करना है। हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या रिलेवेंट है, हम तो यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए पढ़ने आए हैं ना। एग्ज़ाम के लिए क्या रिलेवेंट है? इलेक्शन कमीशन इन द न्यूज़, डेट इज़ वाई वी हैव टू रीड ऑल थिंग्स अबाउट द इलेक्शन कमीशन। क्या क्या चीज़ें हमको इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़नी है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है ये एक
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संविधान के द्वारा बनाया गया, संविधान में इसके बारे में चर्चाएं हैं। ये आर्टिकल हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी, इसलिए तो हम लोग 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे। हर एक साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है वोटर्स के लिए, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का इसी दिन इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन में जो सबसे हेड होते हैं उसे हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर। उसके अंडर में आते हैं इलेक्शन कमिश्नर 2। तो अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो हमारी कौन है? ये है राजीव कुमार जी। और इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अनूप चंद्र और अरुण गोयल जी। ये नाम आपको याद होने चाहिए, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये इलेक्शन कमीशन के बारे में था। और आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है, ये आसाम से रिलेटेड है। आसाम में क्या हुआ? एक जो रामसर साइट है, डेट इज दीपोर बिल में क्या हुआ? जो गार्बेज वगैरह है ये सब कम करने के कारण जो सर्वे आया, वहाँ पे ज़्यादा बर्ड्स आए इस वेटलैंड में, दीपोर बिल में। दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जा रही है। दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या हुआ है? बर्ड्स का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लीननेस है वो किया गया थोड़ा थोड़ा मात्रा में, जिस कारण से बर्ड की जो संख्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, इस कारण से देखने को मिला है। आपको बस याद रखना दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, ये रामसर साइट है जो कि आसाम में, एकलौता रामसर साइट है जो कि आसाम में है, दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा ये है, यहाँ पे ये कोविड का नया वेरिएंट आया है। ये जो है XBB.1.5, ये नया वेरिएंट का बस आपको नाम रखना। ओमिक्रॉन का बेसिकली ये वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का। इससे पहले 2 वेरिएंट और आ चुका है, XBB.1 और एक वेरिएंट है XBB। बस ये 3 वेरिएंट, 1, 2, 3। ये किसका है? ओमिक्रॉन का। कोविड का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके सब टाइप है ये ओमिक्रॉन का। और ये जो बताया जा रहा है XBB.1.5, ये काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है जो पिछले वाले वेरिएंट है उससे। यही बस आर्टिकल में बताया गया है, बाकी कुछ है नहीं, बस आपको ये वेरिएंट का नाम याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है अल्जाइमर डिजीज़ से रिलेटेड एक डिजीज़ हम लोगों ने आज कौन सा देखा? मीसल्स और रूबेला, जो कि वेस्ट बंगाल में इसके वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मीसल्स और रूबेला, ये क्या होते हैं? मीसल्स और रूबेला बस रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं जो कि वायरस से फैलते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे डिजीज़ के बारे में, अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि अल्जाइमर डिजीज़ जो है इसका पहले दवाई नहीं हुआ करता था। हम लोग बात करते हैं अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में। तो अल्जाइमर डिजीज़ जो है ये क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा गया है, ये इस आर्टिकल में, इज़ देयर अ ब्लड टेस्ट डिटेक्ट अल्जाइमर बिफोर सिम्टम्स शो अप। सिम्टम आने से पहले अगर हम लोग अल्जाइमर डिजीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि सिचुएशन को वर्स्ट होने से हम लोग बचा सकते हैं। तो क्या अभी जो हाल ही में क्या आया, यूएस के जो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन है, यहाँ पे क्या हुआ, एक रिसर्च हुई जिसमें जो अल्जाइमर्स डिजीज़ जो ब्रेन में होने वाले प्रोटीन के कारण होता है, ये प्रोटीन का नाम है एमाइलोइड बीटा प्रोटीन। ये क्या होता था? एक जगह जमा हो जाता था, जमा होने के कारण जो ये डिजीज़ है ये बढ़ता था। अब क्या हुआ, ब्लड टेस्ट करके इस प्रोटीन का हम लोग पता लगा सकते हैं। पता लगाने के बाद जो डिजीज़ का सिम्टम आने से पहले हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। बस यही बताया गया है इस आर्टिकल के अंदर। यानी कि एमाइलोइड बीटा प्रोटीन ये क्या होता है, आपको इसका नाम याद रखना है। ये जमा होने के बाद जो बनता था ट्यूमर टाइप का, उसे हम लोग कहते थे ओलिगोमर्स, जो कि एमाइलोइड बीटा प्रोटीन का एक ट्यूमर था, उसे हम लोग ओलिगोमर्स कहते हैं। अब क्या होता है, ये डिटेक्ट करने के बाद हम लोग अच्छी तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ को। अल्जाइमर्स डिजीज़ बेसिकली ये जो हमारा न्यूरॉन्स का डिजीज़ है, न्यूरॉन्स मतलब जो ब्रेन जो हमारा बना हुआ है वो छोटे छोटे न्यूरॉन से बने हुए हैं, और आप लोग बोल सकते हो ये ब्रेन का डिजीज़ है। ये जो है क्या होता है, इस अल्जाइमर डिजीज़ मतलब भूलने की बीमारी जो होती है, डिमेंशिया जिसे आप लोग बोल सकते हो।
और इसके साथ साथ जो डिसीजन मेकिंग पावर है या फिर थिंकिंग पावर, जो ये सारी चीज़ें इस डिजीज़ होने के बाद जो है घट जाती है। सो अल्जाइमर्स डिजीज़ का रिसर्च हो चुका है। अब क्या होना चाहिए कि जो सिम्टम्स आने से पहले हम लोग इसका डिटेक्ट कर सकते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ को। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये आर्टिकल है, ये क्या हुआ, हमारे पीयूष गोयल जी ये क्या किए हैं, मल्टीलेटरल पैक्ट्स जो है, मल्टीलेटरल पैक्ट्स को जो फेयर बता रहे हैं, ये फेयर है, इक्विटेबल है सभी के लिए। यानी कि एक कंट्री दूसरी, लेट से ये कंट्री है ए, ये कंट्री है बी, ये दोनों कंट्री अगर ये मल्टीलेटरल पैक्ट्स वगैरह साइन करते हैं एक दूसरे, तो क्या होता है कि ये जो कुछ भी प्रोडक्ट है यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, ये फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, तो इससे आसानी होगी, ये कम वैल्यू में यहाँ पे बेच सकते हैं, ये भी कम वैल्यू में यहाँ पे बेच सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो डोमेस्टिक मार्केट्स है उसका राइज देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ काफ़ी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बिकेंगे और दोनों कंट्री का इसमें प्रॉफिट होगा। क्योंकि देखो इनका कहना है कि हम लोगों ने RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि वहाँ पे चाइना आड़े आ रहा था। क्या होता अगर हम लोग ये ज्वाइन कर लेते हैं RCEP, तो चाइना जो है वो सस्ते दामों में अपने प्रोडक्ट को हमारे देश में बेचता। इससे क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता कि हमारे कंट्री में जो डोमेस्टिक मार्केट है, घरेलू बाज़ार जो है, उस पर इम्पैक्ट आता। चाइना सस्ते दामों में यहाँ पे आके सामान बेचता, तो हमारे जो प्रोडक्ट के दाम है वो क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो चाइना के जो प्रोडक्ट है यहाँ पे ज़्यादा बिकता है एज़ कम्पेयर टू हमारे देश का प्रोडक्ट। इससे क्या होता है, हमारे देश में जॉब वगैरह जाती, बहुत सारे जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है वो देखने को मिलती है। इस कारण से RCEP इंडिया ज्वाइन नहीं किया। अब क्या फोकस कर रहे हैं, अलग अलग जो इंडिविजुअल टाइज है ये डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ। हम लोगों ने जो एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये UAE के साथ, फिर दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोगों ने कर लिया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इसके साथ साथ हम लोगों को काफ़ी सारे देशों के साथ करना है। हम लोग UK पे फोकस कर रहे हैं, UK, फिर उसके बाद जो यूरोपियन कंट्रीज है उस पर भी फोकस की जा रही है। बस यही हमारे पीयूष गोयल जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इनके द्वारा कही गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। शायद हम लोगों ने ये सारा आर्टिकल जो वो ख़त्म कर लिया है। अब नहीं है इधर कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल, अब कुछ नहीं है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, और हम लोग मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।